हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम योर टैक्सेशन फैकल्टी। बेसिकली आपका जो CS इंटर में टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स लेकर आया है। एक तो टैक्सेशन का आपका पेपर आपको सबको पता है ऑब्जेक्टिव है, तो आपके MCQ बेसिस पे आपका ये पेपर रहेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि हमें पढ़ना कैसे रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हो अच्छे से कि टैक्सेशन एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें हमें थ्योरी पे कम फोकस करके प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, बट आपको मेन प्रैक्टिकल्स पे फोकस करना है। आपके पास कंबाइंड क्वेश्चन आएगा नहीं, आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको ऐसी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड चैप्टर वाइज रहेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स रहेंगे वो आपको बिल्कुल मैं कॉन्टिन्यूएशन के अंदर बताती रहूंगी। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द टैक्सेशन। टैक्सेशन होता ही क्या है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द चैप्टर 1 अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप बताओ मुझे टैक्स होता क्या है। मैम टैक्स क्या होता है, पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स लेती है, और काफ़ी कुछ हमारे पास एडवांस स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे जो कहेंगे कि मैम हमें तो पता है टैक्स क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। किसका? टैक्सेशन का। देखो, अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, ठीक है, बट आप अपने चैप्टर की हेडिंग डाल दो, चैप्टर 1 दैट इज टैक्सेशन। ओके, टैक्सेशन होता क्या है? बेसिकली टैक्सेशन आपके दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो एक पर्सन सीधा गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, मतलब जो भी इसका टैक्स बना इस पर्सन पे, पर्टिकुलर इस पर्सन के नाम पे जो टैक्स बना वो सीधा गवर्नमेंट को देता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। अब आती है बारी इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? एक ये पर्सन है जिसने कुछ लिया, ठीक है, अब इसको कौन देगा? गवर्नमेंट सेल कर रहा है? नहीं, इसको सेल किया किसने? सेलर ने। इसको सेल किया तो परचेजर के पास क्या हुआ? परचेज। अब जो ये इसको टोटल अमाउंट देगा उसके अंदर होगा टैक्स, जो परचेज अमाउंट प्लस टैक्स ये सेलर को देगा, देन सेलर गवर्नमेंट को देगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? लिया किसने? इसने कुछ परचेज किया, उस पर टैक्स बना, और दिया किसको? गवर्नमेंट को, बट बीच में थर्ड पार्टी आ गई। ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आपके कोर्स में दोनों चीजें हैं, डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है अबाउट द सिनेरियो, सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे पहले काफी सारे तरीके से थे, अब हमें इनडायरेक्ट टैक्स में GST पढ़ना है और आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना है दैट इज द कस्टम। और डायरेक्ट टैक्स आपके एन नंबर ऑफ चैप्टर्स है, एक एक सीरीज करके हम इनको लेते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, आज अब आती है व्हाट इज टैक्स। अभी अभी तो मैम आपने बताया कि टैक्स क्या होता है, हाँ तो मैं मना थोड़ा ना करी, कुछ यहाँ पे अलग थोड़ा आएगा, है तो वही। एक बार आपको हिंदी में रामायण समझा दी मैंने कि टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सीधा आपकी इनकम पे जो टैक्स लगा सीधा गवर्नमेंट को दे रहे हो, दैट इज द डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है? आपने कोई चीज ली है उसमें कोई टैक्स लगा है, आपने सेलर को दिया, सेलर अपनी रिटर्न्स में पे करके देगा किसको? गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज टैक्स। अब हम रीडिंग करेंगे, एक छोटी सी रीडिंग।
देखो, टैक्स एक तरीके की क्या है, फी है, ठीक है, जो चार्ज की जाती है बाय गवर्नमेंट, किस पे, कोई भी प्रोडक्ट पे, कोई भी इनकम पे, या कोई भी एक्टिविटी पे। कितने तरीके के टैक्स होते हैं, दो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सारा बर्डन किस पे होता है, द पर्सन हु अर्न द इनकम। वेयर इज द इनडायरेक्ट टैक्स, अ पर्सन हु परचेजेस बट but the tax paid by the seller only like a GST। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारे पास टैक्स का सिनेरियो आ गया। अगेन वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, टैक्स लेवीड। क्यों टैक्स देना पड़ता है हमें, क्यों टैक्स देना पड़ता है, देखो, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे इंडिया के, जो हम ऑल इंडिया हर कोई पर्सन यूज करता है, उन चीजों को बनाने में जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो हमसे टैक्स के रूप में लेती है। The reason to levy the taxes is that the constitute the basic source of revenue to the government। गवर्नमेंट की इनकम है हमसे टैक्स लेना, और उसको वो यूटिलाइज कहाँ करती है, बड़े बड़े एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। कैसे, आपके नेशनल हाईवेज बनने में यूज हो जाते हैं, डिफेंसेस में जरूरत होती है, एजुकेशन वगैरह में, हेल्थ केयर में हो गया, अदर फैसिलिटीज, जहां पे भी हर एक ह्यूमन बीइंग जिस फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन कर रहा है, कैसे, ग्रुप में, या हर कोई कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है, NH है, कोई सा भी नेशनल हाईवे, क्या वहां पे सिर्फ वही जाएगा जिसने टैक्स पे कर रखा है, नहीं भाई, लेबर पर्सन भी जा सकता है वहां पे, बिल्कुल जा सकता है वहां। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने हमसे भी पैसा ले लिया, जिस जिसका टैक्स बन रहा है, जो भी क्राइटेरिया में आ रहा है, टैक्स पे करके गवर्नमेंट को दे रहा है, उन सब का टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया। जब टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया, अब उससे वो हमारे रूटीन्स की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे यूटिलाइजेशन चीजें हैं, उन पे वो खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका टैक्स क्यों। अब आती है बारी करेक्टरिस्टिक्स की। मैम क्या हमें करेक्टरिस्टिक्स के आगे की लाइनें भी याद करनी है, मतलब इनका डिस्क्रिप्शंस भी करना है? नो। आपका पेपर कौन सा है, आपका जब पेपर ही डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो आपको क्यों डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है, ठीक है। पहला आपका करेक्टरिस्टिक्स आता है, कंपलसरी है, मतलब जिस पे लेवी होगा उसको पे करना पड़ेगा, एक तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ताकि जो हमारा सोशली चीजें हम जो यूटिलाइज करते हैं उनको क्या कर सके, हर एक पर्सन यूज कर सके। पब्लिक बेनिफिट के लिए बिल्कुल है, किसी पर्सन को डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, बिल्कुल, जो हमारी इनकम में से ही तो टैक्स बन रहा है, ऐसा थोड़ा है कि मेरी इनकम ही नहीं तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट के पास सारी पावर है टैक्स के लिए, बिल्कुल है, कि वो कितना लेवी कर सकती है, क्या चेंजेस लाने, सारे गवर्नमेंट के हाथ में। टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, बिल्कुल कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, वो हर हमसे ही हमारा पैसा लेके, हमसे सबसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेके हम सबके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करती है। टैक्स इज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर, बिल्कुल 101%। क्लियर, ये बस हमें हेडिंग याद करनी है, ठीक है। अच्छा, नोट्स कैसे बन रहे हैं, हो सकता है आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए नोट्स बनाने का भी, कोई बात नहीं, थोड़ा चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं 2 मिनट के ब्रेक के साथ। चैप्टर की हेडिंग डाल दो, नॉर्मल जो भी पेन से हम डाल रहे हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दी, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज टैक्स, पहले एक पॉइंट डाल दो, 1 व्हाट इज टैक्स, और थोड़ा सा उसके बारे में लिख लो। अगर नहीं लिखा है, रिवाइंड कर लो वीडियो को, थोड़ा सा बैक चले जाओ। करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वाइज सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ पे पेन्स वगैरह चेंज करने होंगे, मतलब थोड़े से डिफरेंट अप यूज अप करना होगा, कहीं बोल्ड वगैरह रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी, तो वहां पे आप डिफरेंट कलर ऑफ पेन, पेंसिल या कैसे भी करके उस नोट को थोड़ा अलग से कर लेना। लेकिन हमें नोट्स के अंदर ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, रीजन वाइल हमें सिर्फ मेन ट्रिक्स पे बात करनी है। टैक्सेशन पढ़ेंगे हम सारा, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मेन पॉइंट्स पे, ठीक है। कैनॉन्स ऑफ टैक्स क्या होता है,
एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है टैक्स का, काइंड ऑफ अ कैनन। कैनन ऑफ इक्विटी मतलब हर एक चीज प्रॉपरली इक्वलाइज होनी चाहिए, जिस पे टैक्स लग रहा है उसको पे करना है, जो टाइम पीरियड है उस पे करना है। मतलब ऐसा नहीं है कोई किसी पर्सन को लिनेंसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, रूल इज रूल। सर्टेनिटी, बिल्कुल कोई पर्टिकुलर अमाउंट इनकम पे होना चाहिए। कन्वीनियंस, जिस पे लेवी हो रहा होगा उसको पे करना है। जो टैक्स आता है वो हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज हो जाता है। बस हमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैनन्स ऑफ टैक्स, इसमें अगर ये 3 नाम दे दिए और लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आपको क्या करना है, डी पे टिक करना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन चाहिए क्यों? अरे मैम अभी तो आपने बताया है। क्या बताया मैंने? मैम हमारे लिए चाहिए, हमारी वेलफेयर के लिए चाहिए। तो मैंने मना कब किया? आ जाओ एक बार और रीडिंग कर लो और इसका ये वाला चार्ट बना लेना, कभी आपसे एमसीक्यू में कुछ पूछा जाए तो यू कैन आंसर इट। क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू है, सेकंड सोशल है, थर्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर बात भी होगी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस ऑफ टैक्स, फोर्थ आपका आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गया। लास्ट में जहां पे इकोनॉमिक में क्या होता है, जब हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिट होती है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, होप आप सबने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जहां पे क्या होता है हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वहां पे हम टैक्स का और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए टैक्सेशन की जरूरत होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सोशल वेलफेयर, सोसाइटीज, कहीं पे भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमारे वेलबींग के लिए उस टैक्स को यूज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ अ गवर्नमेंट। क्लियर? छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां हमने फीचर्स पढ़ लिए, करेक्टरिस्टिक्स, जहां हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, कैनन्स भी पढ़ लिए, तो अब आता है मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन सब की खिचड़ी है। किसकी? कैनन की और करेक्टरिस्टिक्स की। क्या होता है? इक्विटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर कोई जो पे लायबल है उनको पे करना है। एलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, टाइमली हमारे पास आना चाहिए और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। सर्टेनिटी, बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। रिड्यूस इनइक्वालिटी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, जिस पे लग रहा है उसको पे करना है, कोई अलग से किसी के लिए कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया या बार्गेन सिस्टम नहीं है। गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सिंप्लिसिटी, जो रूल्स बन गए वो आपको फॉलो करना है, रूल्स चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा, ठीक है ना। जहां मैरिट्स होते हैं वहां डीमेरिट्स तो पीछे पीछे आ जाते हैं। अब बारी आती है किसकी? डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स बताओ, इवेशन है, बिल्कुल है। अनइकोनॉमिकली है, कहीं ना कहीं होता क्या है, आपके इनकम उतने नहीं होते जितने आप पे टैक्स बन जाते हैं, होता है। अब मैम ये ऐसा कैसे होता है? ऐसा अलग अलग सिनेरियो में होता है। समटाइम इट कम्स इन अ केस ऑफ अ कैपिटल गेन, समटाइम्स अनइकोनॉमिकली को हम एक और चीज से डिफाइन अप कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी इनकम है वो तो दे ही रहे हैं, बट जिनकी इनकम लिमिटेड है उन पे भी टैक्स बियर में आ रहा है तो उनको उतना पे करना पड़ जाता है। अनपॉपुलर, ऐसा मैं इसको डीमेरिट नहीं मान सकती, बेसिकली इसको सबको पता है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा रूरल सेक्टर की, वहां पे ये चीजों का उनको इतने बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि वो टैक्सेशन से काफी हद तक दूर रहते हैं, उनको समझ ही नहीं होती। आर्बिट्री, बिल्कुल, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई नहीं, सीधा डिपार्टमेंट पहुंच जाओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाओ। नॉट सुटेबल टू पुअर इकोनॉमी, जहां पे हमारे इनकम ही इतनी नहीं है जो हम टैक्स पे करें, तो वहां के लिए कहाँ टैक्सेशन सुटेबल होता है। छोटे से डीमेरिट्स हैं, ठीक है ना। अभी हमने एक छोटा इंट्रोडक्शन लिया, अब लेते हैं इनकम टैक्स लॉ क्या है। अब एक बात सबसे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो, इतनी देर से हम टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्स सारी बातें पढ़ रहे हैं,
इनकम टैक्स एक्ट है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। वहां पे आपका सारा डायरेक्ट टैक्स के लॉज है, मैंने लिखा है डायरेक्ट टैक्स लॉज, जीएसटी को और कस्टम को इसमें इंक्लूड मत करना, ओके। तो अब हम किसका एक ओवरव्यू करेंगे, इनकम टैक्स लॉ का। होप आप सब सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हैं एंड यू ऑल नो अबाउट द लॉज, सबको पता होगा लॉज क्या होते हैं। तो जब जहां पे भी कोई एक एक्ट बन जाता है वहां पे एक लॉ के प्रोविजंस डिफाइन हो जाते हैं। अब यहां देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऐसे लॉ के प्रोविजंस आए और किस तरह से हमें इनकम टैक्स के अंदर लॉ को देखना। इनकम टैक्स लॉ, सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स क्या है, उसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है। आपने कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ा होगा, देयर इज सम एक्ट इन अ कंपनीज एक्ट 2013, दैट एक्ट डिफाइन द प्रोविजंस, दैट एक्ट डिफाइन द section, and section doesn't include everything about that point। तो वहां पे उसको सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए गए, कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, और वैसा ही इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स एक्ट इज हियर बट देयर इज आल्सो इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं और उनका क्या रोल रहता है। लास्ट आपका इसको समझ लो, केस लॉ या लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, ये क्या होता है, ये 5 चीजों का फ्लो है, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें आपका क्या आता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961 में आपका इनकम टैक्स एक्ट क्या हुआ था, फॉर्मुलेट हुआ था, आ गया था इंडिया में, दैट यस आई एम कमिंग, मैं इनकम टैक्स एक्ट लेके आ रहा हूं, अब लो हर एक उस पर्सन से उसकी इनकम का चार्ज, ओके। गवर्नमेंट ने गवर्न करा इन 1962 में, ये 1961 में तो बन गया और उसके बाद फोर्स में आया 1 अप्रैल 1962। होप आप सब फैमिलियर होंगे, काफी चीजें 1 अप्रैल से आती है, वो क्या होता है वो सब मैं बताऊंगी आपको भी आगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो। इस एक्ट में 298 सेक्शंस थे, इस एक्ट में 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स रहे। हर साल कुछ ना कुछ एडिशन और डिलीशन रहता है, और वो कब होता है, जब पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंस एक्ट पास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बजट आने वाला है, ठीक है, उसको हम एनुअल फाइनेंस एक्ट कहते हैं। उसके बाद क्या है, फैसिलिटेट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, ठीक है। अब आती है बारी एनुअल फाइनेंस बिल। अब ये क्या होता है, हर साल आता है, फरवरी का महीना रहता है, बिल पास होने वाला। जो हमारे इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो पार्लियामेंट में बजट सेशन करते हैं और वहां पे दोनों हाउसेस वहां पे प्रेजेंट होती है और वो लोग अपना क्या बिल पास करते हैं। मतलब जो भी कुछ चेंजेस लाने हैं इनकम टैक्स एक्ट में, हर साल आते हैं, जरूरी है वो, ठीक है, वो हर साल इस चीज को लेकर आते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स को, और वो फिर एप्लीकेबल हो जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स, सीबीडीटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब मैम अभी तो आप कह रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरे हाँ तो कोई डिपार्टमेंट तो होगा ना जो डायरेक्ट टैक्स ले रहा है, दैट डिपार्टमेंट विल बी नोन एज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड दिस फुल फॉर्म शुड बी प्रॉपरली रिमाइंडेड, मतलब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में MCQ में बड़ा पूछा जाता है। मतलब मेरा जब ओल्ड कोर्स था, बहुत टाइम पहले की बात है, दैट टाइम इन 2012, हाँ 11-12 की बात है, उस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था, वहाँ पे MCQ नहीं होता था, आपका पूरा पेपर आता था। दैट टाइम ऑल्सो दे विल यूज टू आस्क सम फिलअप्स और ट्रू फॉल्स और फिलअप्स ही आता था, आई थिंक रिमेम्बर। तो वहाँ पे भी ये चीज़ पूछी गई थी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द डैश, व्हाट इज दैट,
कोई कंफ्यूज, सेंट्रल था, कमर्शियल था, वर्ड्स आर वेरी कंफ्यूजिंग दैट टाइम, तो यू शुड बी नोन दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट, CBDT इज एम्पावर टू मेक रूल्स, बिल्कुल उनके पास पावर है, रूल्स बना सकते हैं और टाइम टू टाइम वो रूल्स को मार्केट में ला सकते हैं, और जितने भी रूल्स चेंज होकर आएंगे वो कलेक्टिवली किसमें, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में चले जाएंगे एज अ अमेंडमेंट। अब आती है एक और बारी जिसको हम कहते हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशन। ये क्या होता है? सर्कुलर्स इशू करता है कौन, CBDT, टाइमली करते हैं जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड उनको कोई प्रोविजंस लाने होते हैं, तब सर्कुलर मार्केट में आ जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ गाइडेंस, आपको दी जाती है कि अगर ऐसा कोई इशू है तो आप इस टाइम पे ऐसा कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इज बॉन्ड बाय द सर्कुलर, सर्कुलर के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपके प्रोविजंस ऑफ एक्ट से रिलेटेड होती हैं, लाइक कोई अमेंडमेंट आई है किसी रूल्स में इन बिटवीन ऑफ एनी टाइम, ठीक है, तो वो आपका नोटिफिकेशन में आ जाता है। लाइक कभी हमारी डेट्स वगैरह चेंज हो जाती है, मतलब जैसे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की डेट होती है 31 जुलाई ऑफ द ईयर, अगर वो थोड़ा सा डेट को हम एक्सटेंड करवा देते हैं तो वो नोटिफिकेशन के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब आती है बारी केस लॉ। केस लॉ क्या होता है? लॉ के स्टूडेंट्स हैं हम, हमें तो केस लॉ ऐसे पता होते हैं। केस लॉ क्या होता है? कोई भी इश्यू दो पार्टीज के बीच में क्रिएट हो गया, एक पार्टी कहती है मैं सही, एक पार्टी कहती है मैं सही, कौन आ गया बीच में? CBDT आ गया। अलग अलग डिपार्टमेंट से नीचे से ऊपर जाते हैं, हम तो इसको CBDT ले लेते हैं अभी, क्योंकि टैक्स अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी CBDT समझ लो। वो आ गए, उन्होंने कहा कि ये केस तो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, दैट टाइम दे मूव इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद आगे गए, लास्ट में उस केस का डिसीजन आ गया, इस सिचुएशन का डिसीजन आ गया, दैट विल बी कॉल्ड एज केस लॉ। वो एक तरीके की रेफरेंस बन गई, इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई रिलेटेड केस आता है तो हम वहां पे ये चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, इन दैट पर्टिकुलर ईयर ऐसा ऐसा सिचुएशन के अंदर हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये डिसीजन रहा। तो यहाँ पे ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल है। और यहाँ पे आपको रूल्स वगैरह सारा देखते हैं। क्या आ गया, जुडिशरी हियर करेगी जो भी एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में या कोई दो एसएससी के बीच में जो भी इशू रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला होगा उसको हम सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट करके केस लॉ के अंदर रेफरेंस में डाल देते हैं। ये आपका आज इंट्रोडक्शन का एक पार्ट था, मतलब लेक्चर नंबर 1। सिर्फ ये समझो टैक्स क्या है, अब धीरे धीरे और चीजें इसमें हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी हमारा सिर्फ चैप्टर 1 ही चल रहा है। क्लियर? तो आज इसको पहले रिवाइज कर लो। अच्छा, एक और चीज मैंने साथ में आज भी बताना है, अभी भी नहीं बताया, आपने अगर इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो भी ठीक है, नहीं लिखी है तो भी ठीक है। कुछ कुछ मेन पॉइंट्स थे, जैसे कितने सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, कितने शेड्यूल थे, कब बना था, ये डेट्स वगैरह कुछ हो तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। एज सच अदर थिंग इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, आप स्टार्ट करने से पहले पहले इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट होता है, आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में दिए गए हैं और आपके पास होंगे वैसे भी, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, थैंक यू।